बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ते हुए इलास्टिसिटी चैप्टर में हमने अभी तक इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ, मॉडिफाइड हुक्स लॉ, स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन और टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में पढ़ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद रहा होगा। ठीक है, मॉडिफाइड हुक्स लॉ कहता है कि द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन वी अप्लाई अ डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट। है ना, किसी बॉडी के अंदर आने वाला स्ट्रेस उस बॉडी के स्ट्रेन पर डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा इलोंगेशन आएगा स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जाएगा और जितना कम स्ट्रेन होगा स्ट्रेस उतना ही कम रहेगा। याद है? बहुत अच्छे। स्ट्रेस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? स्ट्रेस के लिए सिंबल क्या लिया है? सिग्मा। स्ट्रेन के लिए सिंबल क्या लिया है? ई। और सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। सिग्मा इज इक्वल टू वाई ई, वेयर वाई इज कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छे। अब बस मैंने आपसे अभी कहा था 2 मिनट पहले कि आपको रिवाइज करना है और मुझे बतानी है चीजें। ठीक है ना? आपको केवल मुझे बताना है इतनी देर में जो आपने जाना सीखा समझा उसके बेस पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो पहली बात तो हम इसको डिफाइन भी करेंगे। अभी हमने कल तक यहां तक कर लिया था। एक रिलेशन भी बनाया था हमने बहुत प्यारा सा, किस किस के बीच में? डेल्टा एल का फॉर्मूला बनाया था। डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। याद है ना? डेल्टा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। एफ इज द फोर्स अटैच्ड और लोड अटैच्ड। बेटर वर्ड तो होगा कि लोड अटैच्ड। ठीक है ना? लोड अटैच्ड। और कैपिटल एल इज द, कैपिटल या स्मॉल एल जो भी आपने लिया था, ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वाई इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? तो आपको मुझे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट बतानी है बिना सॉल्व किए, मतलब दिमाग से सोचकर बताइए। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। और प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 3 क्वांटिटी ऐसी होगी जिनके यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। कौन कौन सी 3? प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? कैसे आया भाई? सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इक्वल टू वाई इंटू ई। तो वाई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई। सिग्मा मतलब स्ट्रेस और ई मतलब स्ट्रेन। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, तो इसलिए ऊपर आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नीचे कोई यूनिट नहीं बनेगी तो क्या ही होगा अल्टीमेटली? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट समझ में आ गई होगी। पहले छोटी सी एक डेफिनेशन लिखिए। क्या इससे पहले हमने ऐसे ही एक और कोएफिशिएंट को डिफाइन किया था? कौन सा कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोई मुझे बताएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन? हाउ कैन यू डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? सिंपल है ना भाई, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। कैसे डिफाइन करते हैं सर? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इसमें क्या मतलब, तुम लोग जब इस तरह करते हो ना तब मुझे बहुत बेकार लगता है। अभी यहीं कहीं दिमाग लगाओ ना, 1 सेकंड के, मतलब दिमाग को यूज करो और 1 सेकंड में तुरंत डेफिनेशन बनाओ, तुरंत उसका जवाब दो। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। एफ बराबर म्यू आर। एफ बराबर म्यू आर, तो वहां से सर बन जाएगा म्यू बराबर एफ अपॉन आर। अब पता होना चाहिए कि एफ क्या है और आर क्या है। तो एफ इज द सर, एफ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आर इज नॉर्मल रिएक्शन। तो हम कहेंगे सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें क्या मुश्किल है? वैसे ही सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू ई। सिग्मा इज इक्वल टू वाई इंटू ई। तो सर मुझे अगर वाई को डिफाइन करना होगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन ई। तो क्या बोलोगे? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मैं ये क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि बच्चों ये मॉडुलस भी एक अकेला नहीं है। अकेला केवल यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, कुछ और भी है। एक है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसका मतलब 3 अलग अलग कहानियां हैं। तो इसलिए 3 अलग अलग कहानियों के लिए जो आपने स्ट्रेस लिया है और जो स्ट्रेन लिया है, इनके भी टाइप्स हैं। अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग मॉडुलस होता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? सबसे पहले याद करिए, स्ट्रेस के हमने टाइप पढ़े तो 2 टाइप के स्ट्रेस को जाना हमने। हमारी क्लास में 2 टाइप के स्ट्रेस देखने को मिलते हैं, हमने उनको भी 4 बना दिए थे। 2 को 4 बना दिए थे। कैसे? पहली बात तो ब्रॉडली देखें या मेन क्लासिफिकेशन देखें तो सर होगा सर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। फिर हमने कहा था नॉर्मल स्ट्रेस के भी 2 पार्ट कर दो, टेंसाइल स्ट्रेस और
कंप्रेसिव स्ट्रेस, याद आ रहा है ना? बहुत अच्छे। अब वो जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसकी वजह से सर इलोंगेशन आएगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से सर कंप्रेशन आएगा। लेकिन सर चाहे इलोंगेशन आए चाहे कंप्रेशन आए, तो इलोंगेशन अक्सर लेंथ में चेक किया जाता है। लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ को ही इलोंगेशन कहते हैं, और डिक्रीज इन लेंथ को कंप्रेशन कहते हैं। क्लियर इतनी बात? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब अगर मुझे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है तो फॉर्मूला बनेगा क्या? पहले तो हम लोग लिखेंगे, पहले हेडिंग डाल दीजिए, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अलग से डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी इसकी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सर जब हम लोगों ने पहली बार स्ट्रेस पढ़ा था तो उसमें जो डेफिनेशन थी उसमें हमने रिस्टोरिंग फोर्स का वर्ड यूज किया था। हाँ। जितना रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगना स्ट्रेस होगा, लेकिन बाद में जब टाइम पे आए तो डिफॉर्मिंग फोर्स ले लिया। बहुत ध्यान सुनो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होते हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। सबसे मेन बात यही है कि हम लोग, मैंने उस समय भी कहा था कि देखो, पहली बात इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय, आप जब तक किसी चीज को खींच पा रहे हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने कल जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें हमने क्या किया, स्प्रिंग पर हमने जब लोड डाला तो वो लोड डालने के बाद ऐसा नहीं कि बस खींचता ही जा रहा है, खींचता है, एक लिमिट तक खींचा, उसके बाद जितना उसमें इंक्रीमेंट आना, जैसे 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आया था तो 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आया और वो रुक गया। क्लियर? ये कौन सी कंडीशन है? इन दिस कंडीशन व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स? लोड अटैच्ड इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। वो जो लोड है वही तो डिफॉर्म करना चाह रहा है। स्प्रिंग की फॉर्म को कौन डिफॉर्म कर रहा था? जो हमने लोड डाला है वही तो डिफॉर्म कर रहा था। इसका मतलब वो तो हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। और सर ये रुक क्यों गया? जाहिर सी बात है, आगे कोई भी चीज तभी रुक सकती है। अभी जब वो खींच रहा था तो मोशन था ना उसमें, तब तक लोड मूव कर रहा था नीचे की ओर। लेकिन सर जहां पहुंचकर लोड के द्वारा लगने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स तो शुरू में उतना ही था जितना, मतलब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स एकदम शुरू में जब डाला तो लोड उतना ही डाला था एक बार में, लेकिन वो लोड ने क्या काम किया? उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया, और वो तब तक उसको खींचता गया जब तक कि रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल ना हो जाए। इन दिस सिचुएशन हम पता करेंगे कि आप बताइए स्प्रिंग में स्ट्रेस कितना है, तो हम कहेंगे इस स्प्रिंग में आने वाला स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स ही खुद डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है जब बॉडी अपनी इलास्टिक, मतलब बॉडी के ऊपर लोड डालने पर वो अपनी शेप और साइज में जितना चेंज करना होता है उतना कर चुकी होती है। तो उस समय लगने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स उस समय लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल ही होता है। क्लियर है? हाँ, बॉडी पे देखा जाएगा, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर बॉडी पे देखा जाएगा। हम जैसे वहां स्ट्रेस किसका देखेंगे? हम पे थोड़ी ना स्ट्रेस पड़ रहा है। स्प्रिंग पे लोड डाल रहे हैं तो स्प्रिंग पे स्ट्रेस पड़ रहा है। वो स्प्रिंग, जैसे मैंने कल बोला था कि आपको क्या यही काम मैं आपके साथ करके देखूं, समझे ना? आपको वो जो टेबल पे ऐसे हमने स्प्रिंग लटका दिया था, ऐसे ही अगर हम क्या करें, आपको एक बार पे लटका दें, मंकी बार पे आपको लटका दें, और फिर आपके नीचे लोड डाल दें उतना ही, वो 4 किलो 5 किलो का जो लोड हमने 5 किलो का बैग लटकाया था, वही बैग अगर हम आपके पैरों पे लटका दें 5 किलो वजन लटका के, ये तो बहुत 3rd डिग्री पनिशमेंट माना जाता है भाई, नहीं समझे? तो बहुत तगड़ा पनिशमेंट होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को आप पहले ऊपर लटका दीजिए और नीचे उसको दिखा दीजिए कि नीचे कुआं है, तो मंकी बार पे लटके हुआ व्यक्ति अगर नीचे पता है कि अगर छोड़ा ऊपर से तो कुआं है, और नीचे 10 किलो वजन लटका रखा है, तो अब हो गया उसका। तुमने ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट में सारी चीजें उगल देगा। समझ मेरी बात ना? जिसको पीट पीट के नहीं आप कुछ भी उगलवा सकते, उससे बस इतना, उसको बढ़िया वाला फिजिक्स वाला पनिशमेंट दीजिए, थोड़ी सी फिजिक्स लगा दीजिए, शरीर में आने वाला स्ट्रेस खुद ही उससे सब कुछ बुलवा देगा। ठीक है ना, कि भैया मेरे को नीचे उतारो, मेरा स्ट्रेस कम करो, मैं सब कुछ बता दूंगा। ठीक है ना, क्लियर है? लेकिन ये बहुत बड़े पनिशमेंट में आता है, ये छोटा पनिशमेंट नहीं, 3rd डिग्री पनिशमेंट माना जाता है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये है कि वही लोड जो हम डाल रहे हैं उसकी वजह से स्ट्रेस तो उस पर आ गया जिस पे लोड पड़ रहा है। क्लियर है? हाँ हाँ, बिल्कुल लेटरल होगा, लेटरल स्ट्रेन। ठीक है ना, वो बताया नहीं मैंने, लेकिन बात समझिएगा ध्यान से। बुक में आपकी 3 ही दिए गए हैं वैसे, सही बात है, मतलब बुक में हमारी कौन कौन से स्ट्रेन दिए गए हैं वापस बताता हूं एक बार। लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। लेकिन लीनियर स्ट्रेन की कैटेगरी में ही वो भी आ जाता है, क्योंकि एरिया में आने वाला इंक्रीमेंट लेंथ और ब्रेथ में आने वाले इंक्रीमेंट के कारण ही तो आएगा। नहीं समझे? जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं आपसे कहने लगूं कि मैंने किसी मेटल की कोई एक शीट लेकर, रेक्टेंगुलर शीट लेकर, उसको मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, तो गर्म करने पर वो एक्सपेंड होगी। अब एक्सपेंड होगी तो केवल लेंथ थोड़ी ना बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी साथ साथ ना। समझ गए? तो लेंथ में आने वाले इंक्रीमेंट को लीनियर स्ट्रेन
और ब्रेथ में आने वाले इस इंक्रीमेंट को लेटरल स्ट्रेन कह दिया हमने। नहीं समझे? जैसे सपोज कर लीजिए कि आप मेरी बॉडी को मान लीजिए एक तरीके से कि मेरी बॉडी मेटेलिक बॉडी है और इस मेटेलिक बॉडी को आप हीट दीजिएगा तो ये एक्सपेंड होगी। अब एक्सपेंड होगी तो कोई ऐसे थोड़ी कि बस ऊपर की ओर ही एक्सपेंड होगी, पूरा शरीर एक्सपेंड होगा ना, हर तरफ से एक्सपेंड होगा। तो ये वाला एक्सपेंशन जो ऊपर की ओर एक्सपेंशन हो रहा होगा वो कहलाएगा लीनियर एक्सपेंशन, और जो ऐसे चौड़ाई में एक्सपेंशन हो रहा होगा वो कहलाएगा लेटरल एक्सपेंशन, मतलब लेटरल स्ट्रेन। चौड़ाई में आने वाला चेंज अपॉन ओरिजिनल चौड़ाई क्या कहलाएगी? लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, यानी डेल्टा डी अपॉन डी, जैसे हमने वहां लिखा था डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब लीनियर स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन। लेकिन सर डेल्टा डी अपॉन डी मीन्स मैं यहां डी क्या ले रहा हूं? डायमीटर। समझ ना? तो वो चाहे एक सर्कल है, एक सर्कुलर रिंग ले लिया आपने, तो सर्कुलर रिंग में आने वाले चेंज को हम लीनियर स्ट्रेन नहीं कहते। फिर उसमें हम बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन चेक करेंगे। इसका लेटरल स्ट्रेन कैसे चेक करेंगे? सर पहले डायमीटर नाप लेंगे, फिर बाद में एक्सपेंशन के बाद की डायमीटर नाप लेंगे, और फिर उसके बाद उसकी डायमीटर में आने वाला चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमीटर क्या कहलाएगा? लेटरल स्ट्रेन। क्लियर है? वैसे ही सर किसी चीज की ब्रेथ में अगर केवल कोई हमसे कह रेक्टेंगुलर शीट दे दी और हमसे केवल उसने पूछा बस इसका लेटरल स्ट्रेन बताओ मुझे, लीनियर स्ट्रेन से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों पूछ रहा है ऐसा? ऐसा भी क्यों कह रहा होगा कि हमें केवल लेटरल स्ट्रेन बताओ? अगर कहीं पर लीनियर स्ट्रेन अलाउ करने लायक कंडीशन होगी तो लीनियर स्ट्रेन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर लेटरल स्ट्रेन नहीं हमारे पास है। नहीं समझे आप मेरी बात? जैसे सपोज कर लीजिए हमने कहा कि हमारे घर की या किसी भी हमारा घर की जो लंबाई ऊंचाई है, ऊंचाई सर अगर उसमें स्ट्रेन आ जाए ना तो चलेगा। कारण क्योंकि ऊपर किसी के बाप का कुछ नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही ना? क्लियर है ना भाई? उसे ऊपर तो हमारा ही है ना। हम बोले भाई हमारे ऊपर हमारी हवा, हमारे ऊपर यही तो होता, तभी तो आप 4 मंजिल या 5 मंजिल। हालांकि उसके ऊपर भी अब क्या लगने लगा? उसके ऊपर भी रोक लगने लगी है। ठीक है ना? गवर्नमेंट रोक लगा देती है। ठीक है कि इसके ऊपर नहीं जा सकते। कमर्शियल बिल्डिंग होगी तो इतनी ऊंचाई रहेगी, और आपकी डोमेस्टिक बिल्डिंग होगी, घर में रहने लायक घर बना रहे हो तो उसकी एक अलग, हालांकि वो कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है सब चीजें तो खैर अलग हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? उस पर भी रेस्ट्रिक्शन होता है। एरिया टू एरिया रेस्ट्रिक्शन होता है कि भाई एयरपोर्ट के आसपास बनाओगे तो कैसी बिल्डिंग बनाओगे, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा। फिर कह रहा हूं बहुत कम चीजें है, यही है कि रूल बहुत सारे हैं, लेकिन रूल को फॉलो कौन करता है वो तो डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग मानकों के साथ अगर आप चीजें बनाएंगे, इंजीनियरिंग डिजाइन्स के साथ अगर आप चीजें बनाएंगे तो उसमें बहुत अलग कहानी हो जाती है ना? इंजीनियरिंग मानकों के हिसाब से अगर 4 मंजिला बिल्डिंग आपने बनाई है तो बस उसने कहा सर आपने जो मटेरियल आपने मुझे बताया कि हमें 4 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है बस, तो 4 स्टोरी बिल्डिंग के हिसाब से मैं आपको मटेरियल बताऊंगा। समझ ना? इंजीनियर पूरा काम करता है ना भाई। एक बात बताओ ना, आपको अगर 4 मंजिला ही घर बनाना है तो आप इतना तगड़ा मटेरियल क्यों लगाओगे जो 10 मंजिल के लिए भी काफी हो, जब आपको पता है कि इस एरिया में हम 4 मंजिल के ऊपर ले जा नहीं सकते, या गवर्नमेंट हमें या एलडी हमें अलाउ ही नहीं करेगा। कुछ बात समझ में आ रही ना? कि हम 4 मंजिल के ऊपर घर बना सकें, तो उस एरिया के लिए आप उतना मटेरियल झोंक कर करना क्या है? 2 घर बना के बराबर मटेरियल आप एक घर में लगा दो, क्या फायदा होगा उससे? बात समझ में आ रही है ना? इंजीनियर का काम दोनों होता है। इंजीनियर का काम खाली डिजाइनिंग करना नहीं है, इंजीनियर का काम आपका पैसा बचाना भी है। तभी वो आपसे पैसा मांगता है। वो बोलता है सर आप एक काम करिए, एक एस्टिमेट किसी और इंजीनियर से ले लीजिए और एक एस्टिमेट मुझसे बनवा लीजिए। अब तुम अगर काबिल होंगे तो तुम यही कहोगे कि सर आप एक काम करिए, आप 4 एस्टिमेट बनवा के लाइए ना, 4 अलग अलग इंजीनियर से एस्टिमेट बना के लाइए, और फिर 4 के बाद 5वें नंबर पे मेरे पास आ जाइएगा। अगर आपको लगेगा कि मैंने आपको बेहतर एस्टिमेट दिया तो मुझसे बनवा लीजिएगा, तो किसी और से बनवा लीजिएगा, किसी और को ऐसे इंजीनियर ले लीजिएगा। समझ लो ना? ये तो अलग बात है कि हम घर वर कहाँ, कौन इतना दिमाग कौन लगा रहा है। एक बात खाली हमने क्या बनवाते हैं, खाली स्ट्रक्चर बनवाते हैं, बाकी सारा काम मिस्त्री से करवाते हैं। जबकि सही मायनों में जो बिल्डिंग्स बनती हैं, आप मान लीजिए मॉल बन रहा है कोई, तो वहां पर हर समय इंजीनियर मौजूद रहेगा, वो बताएगा चीज़ों को कि कहाँ कैसे क्या चीज़ होनी है, कितना मटेरियल लगाना है। दोनों चीज़ें होंगी उससे। एक मिस्त्री से आप काम कराओगे, केवल मिस्त्री से, और मतलब उसको पता ही ना हो कुछ भी, तो पता चला वो आपका खर्चा भी ज़्यादा कराएगा और मजबूती भी नहीं आएगी। अब वो क्या लग रहा है कि अगर सीमेंट ज़्यादा लगा दिया जाए तो मजबूती आएगी घर में? कुछ जरूरी थोड़ी ना है। अगर तुमने उल्टा कर दिया, जैसे हम करते हैं कि 6 का मसाला लगाएंगे सर, 4 का मसाला लगाएंगे, पता ना ये सब सुनते हो कि नहीं? 6 4 ये आम लोगों की भाषा है, ये हमारी भाषा नहीं है। ये इंजीनियर की भाषा नहीं है। इंजीनियर बोलेगा 4:1 के रेशियो में लेना है, इंजीनियर बोलेगा 4:1 के रेशियो में लेना है। वो कहते हैं 4 का मसाला लगाना है। ठीक है ना? समझ गए? तो 4:1 में और 4 में क्या मतलब है? वही बात वही है। हमने कहा 4, अगर हमने 4:1 के रेशियो में
मोरंग और सीमेंट को मिलाया है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4, अगर आपने 4 तसले किसके लिए हैं, मोरंग के, तो 1 तसला किसका लेना होगा, सीमेंट का। अगर तुम इसका जस्ट उल्टा कर दो, बहुत बेकार हो जाएगा काम, खर्चा तो कई गुना हो गया। आप सोचोगे चलो नहीं यार, जब सीमेंट ही से मजबूती आती है, सीमेंट से मजबूती आती है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेशियो में लेने पर आती है, समझ गए ना। एक लिमिट से ज्यादा रेशियो ले लोगे तो वो घोल ही नहीं, वो घोल जो है अब काम ही नहीं करेगा अपना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए वो एक पर्टिकुलर रेशियो में ही लेना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। क्लियर, ऐसा ही सब कुछ है। पूरी ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा ये समझ लो, हम इससे पहले जो पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आधार था वो, ठीक है ना। पूरा शुरू से लेके अब तक थर्मोडायनेमिक्स तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा बेस था, एकदम शुरू से लेकर जहां फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होता है वहां से लेकर थर्मोडायनेमिक्स तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस है वो। और ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग का बेस है, समझ गए ना। तो अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग में जाने का मन हो ना, तो फिर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर मटेरियल कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। और हम बोल रहे हैं कि है ना, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, तो अभी तो नहीं, तो फिर रबर के बना लिया करते सारी चीजें, ठीक है ना। लेकिन जहां हमें लग रहा है कि वहां इलास्टिसिटी की ज्यादा जरूरत है, तो वहां हम सरिये लगा रहे हैं, और सरिये किसके ले रहे हैं, स्टील के, समझ वाली बात ना। खैर, तो कुल मिला जुलाकर एज अ इंजीनियर आपकी काबिलियत तब मानी जाएगी जब आप खर्च भी कम करें और मजबूती भी ज्यादा लाएं, समझ गए ना। हाँ, तुम फिर वही बात इनके चक्कर, इनके बारे में बतानी पड़ेगी। अब ये तुम्हें रिपोर्ट पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, झगड़ा मत करो, है ना। अभी इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। आने वाले दौर में जो डॉक्टर्स हैं ना, जो डॉक्टर्स हैं, वो पहली बात तो वो मेंटली प्रिपेयर होकर के उतना ज्यादा डॉक्टरी आज के टाइम में कोई कर नहीं रहा है, ठीक है ना। सिर्फ किस पे डिपेंड हो गए हो, मशीनों पे। डॉक्टर्स भी किस पे डिपेंड है, मशीनों पे, पूरी तरीके से मशीन पे डिपेंड हो गए हैं, है ना। चलो छोड़ो, अच्छा इस चक्कर में ना लगो, बस अब इधर ध्यान लगाओ, कोई बात नहीं। ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, हर एक की जरूरत होती है मेरे प्यारो। दुनिया में मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हर चीज की जरूरत है, ठीक है ना। हर इंसान की जरूरत है, और हर इंसान अपने अपने तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस वो अपने काम को ईमानदारी से करे। कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, मैं तो कई बार बोलता हूं आप लोगों को कि भाई आपको क्या लगता है कि जो साइंटिस्ट, सिर्फ इंडिया में जो है ना, जो साइंटिस्ट बस क्या कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं बस वही, या इसरो में जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं बस वही देश सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति देश सेवा कर रहा है, ठीक है ना। इवन एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी देश सेवा कर रहा है, बस काम किससे करे, लेकिन ईमानदारी से। ये ना हो कि रिक्शा चला रहा है और किसी आदमी को क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। वहीं से लाया, वहीं ले जाके छोड़ के पैसा उतार लिया, ठीक है ना। ये काम ना करना चाहिए, बस काम करिए। किसी आप अगर नहीं करेंगे ना, एक बात तो बताओ, अगर अरे कुछ दिन के लिए, सिर्फ कुछ दिन के लिए रिक्शा वाले हड़ताल पे चले जाएं, हालत खराब हो जाएगी। अगर पूरे देश में रिक्शा वाले सिर्फ 5 दिन की हड़ताल कर दें, तो पता है कितना इकोनॉमी को धक्का लगेगा। इकोनॉमी को धक्का समझ पता है ना कितना लग जाएगा, 4-5 दिनों में ही हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसलिए सबकी इंपॉर्टेंस है, परेशान मत होइए। अभी ध्यान लगाइए, लिखो जल्दी से। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखें क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू longitudinal strain. It is defined as the ratio of normal stress to longitudinal strain. Longitudinal strain को ही linear strain भी कहते हैं, ठीक है ना। It is defined as the ratio of normal stress to longitudinal strain, ठीक है ना। यानी कि फॉर्मूला लिख दीजिएगा, y इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, ठीक है ना। और y इक्वल टू सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों, F अपॉन ए, और E का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L। तो इसका मतलब यहां से ये आ जाएगा फॉर्मूला FL अपॉन A इंटू डेल्टा L। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अब आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। अगर आपको स्ट्रेस पता हो और स्ट्रेन पता हो तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब अभी पढ़ रहे हो ना, किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, उसको दिमाग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाई, ये आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप किस लेवल पे पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि आपके पास ये कहने की हिम्मत हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया,
कि आप जब एज ए इंजीनियर काम कर रहे होंगे तो आप ओपन चैलेंज करिएगा ना कि मुझसे बेहतर अगर आपको एस्टिमेट बना के दे दे, मुझसे बेहतर डिजाइन दे दे अगर आपको कोई, तो आप उससे करा लीजिएगा, और अगर मैं कर रहा हूँ बेहतर तो मुझसे करा लीजिएगा। समझ रहे हो ना? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तब ऐसी बात बोल पाएंगे ना, नहीं तो आप सोचेंगे कि यार 4 लोगों के पास जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझसे बेहतर इसको दे दे। आप पहले अपने अंदर लेकिन गट्स पैदा करो ना, समझ मेरी बात ना? तो ये काम जब करेंगे तो आपको अपने आप ही दुनिया में अपने आप काम मिलने लगेगा, खुद ब खुद काम। लोग दौड़ दौड़ के आएंगे आपके पास कि यार वो बंदा जो है ना, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि काम आप उनसे कराएंगे नहीं कराएंगे, लेकिन वो आपको सबसे बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ गए ना? ये छोटे लेवल पे लग रही है बात, बड़े लेवल पे जहाँ बिल्डिंग बन रही हो, आप लुलु मॉल जैसी बिल्डिंग बन रही हो, तो वहाँ पर कितना पैसा बच जाएगा अगर आप थोड़ा सा, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग लगा दिया ना, मतलब इंजीनियर जितना ज़्यादा दिमाग लगा देगा उतना ज़्यादा पैसा बचा देगा। अब वो कोई 1-2 करोड़ के प्रोजेक्ट तो है नहीं कि भाई 1-2 करोड़ में से चला क्या बचा, बहुत मोटा अमाउंट बच जाएगा। जब इतने बड़े में काम होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा बचने पर भी बहुत बच जाता है। समझ रहे ना? तो वो दिमाग, इसी दिमाग का इस्तेमाल आपको करना है कि कैसे मैं मटेरियल अच्छे से अच्छा बना सकता हूँ, और वो मटेरियल सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। ठीक है? खैर, y इक्वल टू, और ये केवल यहाँ, बार बार कह रहा हूँ, ये केवल यहाँ के लिए नहीं है। आप ये जो मटेरियल वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, मटेरियल वाली बात बहुत तगड़ी है। समझ गए भाई? एक बात तो बताओ, दुनिया के अंदर आप इतने सारे मटेरियल देख रहे हैं आजकल, उन मटेरियल्स में क्या इस्तेमाल हो रहा है? यही सब तो इस्तेमाल हो रहा है। मेन मुद्दा फ्लेक्सिबिलिटी, डक्टिलिटी, मैनेबिलिटी, ठीक है ना, स्ट्रेस, स्ट्रेन, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यही तो मेन मुद्दा है। समझ रहे हो? अब क्या लगता है, अब ये आप ऑल्टो के स्प्रिंग्स लेने चले जाइए, शॉकर्स लेने चले जाइए, और भाई BMW के शॉकर्स लेने चले जाइए, तो दोनों के शॉकर्स ही तो हैं, और दोनों में शॉकर की शेप भी एक जैसी दिखेगी आपको। जो शॉकर्स लगे हुए हैं ना, शॉकर्स की शेप भी एक जैसी दिखेगी, बनावट भी एक जैसी होगी, लेकिन सर एक मिल रहा है हमें अगर 5,000 का, तो एक मिलेगा 25,000 का। तो इतने में इतना फर्क क्यों आ गया? फर्क तो आना ही है। सिर्फ किस चीज का फर्क है? बनावट तो एक जैसी है, लेकिन मटेरियल का फर्क है। समझ मेरी बात ना? और मटेरियल का फर्क क्यों आ जाता है? वो आपको जो जेन्युइन पार्ट्स होते हैं उनमें छोटे छोटे पार्ट्स पर भी क्या होता है, कंपनी अपना नाम लिखती है। छोटे छोटे जेन्युइन पार्ट्स जब होते हैं ना, जेन्युइन पार्ट्स, तो उनमें छोटे छोटे पार्ट्स पर भी लिख रहे हैं। क्यों लिख रही है? क्योंकि वो बताना चाहते हैं ये हम ही ने बनाया है। समझ गए? तो जैसे बहुत जितनी बड़ी कंपनीज होंगी वो उतने ही ज्यादा पार्ट्स, इवन एक एक चीज अपनी इस्तेमाल करेंगे। वो अपने इंजीनियर्स को कहेंगे हर चीज अपनी बनाओ ना, और हर एक चीज अपनी बनाने में अपनी टेक्नोलॉजी होगी हमारी, तो हम दावा कर सकेंगे कि ये टेक्नोलॉजी किसी और के पास नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात ना? तो बहुत काम की चीजें हैं, बहुत दिमाग लगा के पढ़ने वाली चीजें हैं। आप 11th-12th में जो भी पढ़ रहे हैं ये सब जिंदगी भर काम आने वाला है। ठीक है? प्रांजल कहाँ है? बात समझ में आ रही ना प्रांजल? ये सारी जिंदगी काम आएगा जो अभी 11th-12th में पढ़ लोगे, ये 1-2 दिन काम नहीं आएगा। ठीक है? खूब मेहनत करके पढ़ा करो। ठीक, चलो खैर, अभी ये फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ तक भी आ गए। ठीक है जी। अब सिंपल फंडा है, अभी तक मैंने आपको जितना बताया उसके बेस पर आप जान गए चीजें। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए छोटा सा एक न्यूमेरिकल, ठीक है ना? पहले छोटा सा एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। ऐसा यूनिट तो इसकी लिख ली होगी ना? ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल कह सकते हैं। ठीक है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल लिखें। ए वायर इंक्रीजेस बाई, a wire increases by 10 to the power minus 3 of its length. A wire increases by 10 to the power minus 3 of its length, of its length. Of its length when a stress of 10 to the power 8 Newton per meter square, 10 to the power 8 Newton per meter square is applied on it, is applied on it। जब इस पर हमने एक लोड अप्लाई किया, कितने का, बल्कि स्ट्रेस अप्लाई किया कितने का, 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज वाई, मैं वाई लिख दे रहा हूं, नहीं तो उसने पूरा लिखा है व्हाट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। करिए,
वाई मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 नंबर लाया क्वेश्चन, उससे ज़्यादा का है नहीं ये, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बताइए, अब ये पहला ही क्वेश्चन है सिर्फ। हर एक स्टूडेंट को बार बार कह रहा हूं, जब डिस्कशन होता है तो उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या क्या दिया है बच्चे, प्रिया क्या दिया है, स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेन दिया है, स्ट्रेन कहां दिया है, 10 टू द पावर -3 क्या, हाँ ये डेल्टा एल है क्या, नहीं, अभी ये डेल्टा एल नहीं है, अभी नहीं है, ये जो 10 की पावर 3 है वो डेल्टा एल नहीं है, फिर डेल्टा एल क्या है, नहीं यार पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन को। इसने कहा ए वायर इंक्रीजेस बाय 10 टू द पावर -3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि आपको ओरिजिनल लेंथ भी लेनी पड़ेगी। वैसे तो यही हो गया, मतलब ये सही मायनों में क्या है, 10 टू द पावर -3 टाइम्स ऑफ एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगी एल, तब स्ट्रेन आएगा क्या 10 टू द पावर -3। नहीं समझे भाई, अभी आपको बात समझो। सिग्मा तो सीधे सीधे मिल गया सर, कितना है सिग्मा बताइए, सिग्मा तो सर सीधे सीधे मिल गया 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सर ई कितना होता है, ई होता है सर डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल सर कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 टाइम्स ऑफ एल, 10 की पावर -3 टाइम्स ऑफ एल अपॉन एल। समझे नहीं समझे। इसने कहा ए वायर इंक्रीजेस बाई, एक वायर को इंक्रीज किया गया कितना, कितना 10 टू द पावर -3 ऑफ इट्स लेंथ, उसकी ओरिजिनल लेंथ का कितना टाइम्स 10 टू द पावर -3 टाइम्स, मतलब 1/1000 टाइम्स। अगर 1 मीटर लंबा है तो उसमें इंक्रीमेंट कितना आया 1/1000 मीटर, मतलब केवल 1 mm का, 1 मीटर लंबे वायर में केवल 1 mm का चेंज आया। समझ में आई बात ना, ये कहने का मतलब। तो मैंने कहा डेल्टा एल कितने के इक्वल 10 की पावर -3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। फॉर्मूला तो ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चेंज इन लेंथ कितने के इक्वल है 10 की पावर -3 टाइम्स ऑफ एल। क्लियर नहीं समझे, बहुत अच्छे। फिर एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल, ई मिल गया। अब बताओ वाई कितना हो जाएगा सर, सिग्मा अपॉन ई, लगा दो फॉर्मूला आंसर जाएगा 10 टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर -3, कितना आ गया 10 की पावर 11, कितना यूनिट बताइए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ बात वही है बच्चे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, हाँ बोलो कुछ कह रहे। नहीं देखो सुनो, इसने कहा है ए वायर इंक्रीजेस बाय 10 टू द पावर -3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब अपनी लेंथ का इतना इंक्रीमेंट हुआ है। समझ में आ रही बात ना। अगर ये कहता इंक्रीजेस टू तो तब मुझे माइनस करना पड़ता ना, नहीं समझे। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं माई मनी इंक्रीजेस टू 1000 रुपीज, अब मैं पूछूं हाउ मच मनी इंक्रीज, तो आप बोलोगे सर पहले तो बताइए ओरिजिनल कितनी थी। ओके मैंने आपको बता दिया, मान लिया ओरिजिनल थी 800 रुपए, तो अब आप कहोगे कि सर 800 से बढ़कर 1000 हो गया, इसलिए 1000 माइनस 800 करेंगे तो डेल्टा लाएगा। क्लियर ना। अगर इंक्रीजेस टू कहता, लेकिन इंक्रीजेस बाई, अब मैंने कह दिया माई मनी इंक्रीजेस बाई 200, तो सर जितनी भी हमें उससे क्या मतलब, कितनी थी उससे, उसमें इतना ऐड हो गया। समझ में आ रही बात ना। तो इंक्रीजेस बाई मतलब इतनी बड़ी है बस, क्या चीज, ये ऐड ही तो हुआ। देखो सुनो, इंक्रीजेस बाई और इंक्रीजेस टू का मतलब नहीं समझ पाए हो। अगर मैंने कहा, सुनो ध्यान से, अगर मैंने कहा द लेंथ ऑफ दिस स्पेसिमेन इंक्रीजेस बाई 10 सेंटीमीटर, तो जितनी है वो प्लस 10 सेंटीमीटर। और अगर मैंने बोला इंक्रीजेस टू 10 सेंटीमीटर, तो बस जितनी थी उससे हो गई बढ़कर 10 सेंटीमीटर, पता नहीं पहले कितनी थी, उससे बढ़कर हो गई 10 सेंटीमीटर। अभी मैंने कहा इंक्रीजेस बाई, तो इंक्रीज बाई मतलब इतना बढ़ी है, और मुझे बढ़ी हुई तो पता करनी है बस। नहीं समझे, बढ़ी कितनी है, इतनी बढ़ी है, केवल इतनी बढ़ी है, बढ़कर इतनी नहीं हो गई है, इतनी बढ़ गई है। और वो जो बढ़ी है ना, वो भी कितना बढ़ी है। जैसे सपोज करो मैंने कहा माई वेल्थ इंक्रीजेस बाई
इंक्रीजेस बाई 20% ऑफ माई इनिशियल वेल्थ। तो इसमें मैंने जो आपको बताया ना, बस आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल कितनी थी। अब मैंने वो नहीं बताया तो आप मान लो कि इनिशियल सर W थी, वेल्थ का W ले लिया हमने, तो इनिशियल सर अगर W थी तो बढ़ी हुई कितनी हो गई 20/100 ऑफ W। क्लियर? 0.2 टाइम्स ऑफ W, ये बढ़ी हुई है। बढ़कर कितनी हो गई, अगर ये पूछता बढ़ के कितनी हो गई तो फिर सर W प्लस 0.2 W। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो अब बढ़िया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा ना अच्छे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आपको बार बार कह रहा हूं कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये सब मैंने जो फॉर्मूले बताए वो अगर आपकी समझ में आ गए तो आप ध्यान से देखकर बताइएगा। लिखिए, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ इन द फॉलोइंग स्पेसिमेन। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ इन द फॉलोइंग स्पेसिमेन। सेकेंड क्वेश्चन है ना, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ इन द फॉलोइंग स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का क्या मतलब होता है? हाँ, बॉडी या कोई मतलब जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे वो स्प्रिंग हमारे लिए उस समय स्पेसिमेन का काम कर रहा था, ठीक है ना। स्पेसिमेन मतलब जो बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, $500 न्यूटन, 500 न्यूटन, 5 मीटर और y। पहली बात मुझे बताओ जल्दी से देखकर, संस्कृति बताएगी। देखो, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। सही है गलत? पक्का? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। सही है गलत? सही है सर। मतलब अलग अलग मटेरियल की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। सर दो के केस में तो हम कंफर्म जान गए हैं, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये तो कंफर्म है। लेकिन बाकियों का हम अब सारे तो रट्टे मारेंगे नहीं, ऐसे तो बहुत पेयर बन जाएंगे। पता लगा स्टील ब्रास पेयर, ब्रास एल्युमिनियम पेयर, स्टील एल्युमिनियम पेयर, हम इनमें अगर कंपेयर कर ले सर उससे हमें मतलब नहीं है। वो तो एक स्टील और रबर का भी इसलिए करा दिया जाता है क्योंकि लोगों की भ्रांति ये होती है कि रबर ज्यादा इलास्टिक होती है और स्टील कम इलास्टिक होती है, इसलिए उस भ्रम को दूर करने के लिए इसको ज्यादा स्पेशल बना दिया। अदरवाइज तो सर अलग अलग, बस इतना पता होना काफी है कि अलग अलग मटेरियल की इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। अब कोई सवाल करे कि अलग अलग होती है तो बताओ लोहे की कितनी होती है, पता नहीं पता है। बोलो एल्यूमिनियम की कितनी होती है, सर नहीं पता है। बोलो कॉपर की कितनी होती है, सर नहीं पता है। कोई कहे क्यों नहीं पता है, भाई नहीं पता करने की जरूरत है, क्यों पता करेंगे? सबकी लैब में निकाल के छोड़ी हुई है, बदल तो जा नहीं रही है क्योंकि मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। तो जो चीज मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है वो अब से 10 साल पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी ही है। और इतनी सारे मटेरियल की मैं कहां तक याद करूंगा? इसलिए जरूरी है कि बस आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट मटेरियल की इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है और उनकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। क्लियर है? अगर नहीं दी होगी तो कहिए हमें पता नहीं है, हम लैब में जाके पता कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया कि लैब में एक्सपेरिमेंट करने का बेहतर तरीका क्या होगा कि आप उसके ऊपर लोड डालिएगा, F पता हो, L पता हो, A पता हो और डेल्टा L कितना आ रहा है ये मेजर कर लो। तो बस उसी के बेस पर आराम से क्या पता कर पाओगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जितना एक्यूरेसी के साथ काम करोगे उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा आपका आंसर। कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो इसलिए y आपको क्वेश्चन में देगा। तो अभी y दे दिया कितना, 500 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। mn, पहली बात मैंने क्या लिखा है, कैपिटल M कैपिटल N। कैपिटल M मतलब मेगा न्यूटन, है ना। क्या बताया? अरे मेगा बाइट बोल रहा हूं, क्या बोला है? हाँ? कुछ भी देखो शॉक्ड है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ना। बोलो mn बोला, MB बोला, mn, MB मतलब हाँ, और mn मतलब मेगा न्यूटन। कैपिटल M कैपिटल N मतलब मेगा न्यूटन। kn मतलब kb मतलब किलो बाइट, kb मतलब किलो बाइट और kn मतलब किलो न्यूटन। ठीक है, चलो बताओ 1 किलो न्यूटन में कितना न्यूटन? दिव्यांशु 1 किलो न्यूटन में कितना न्यूटन? 1000 न्यूटन। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन। 1 मेगा न्यूटन में बता दो उसको, बोलो। सर 1 मेगा न्यूटन में हाँ 10,000।
हाँ वेरी गुड, क्या बात है, रे गधे सुधर जा, है ना, ठीक है। मतलब 10,000 कुछ भी सर, ये 1,000 एक जीरो और बढ़ा दीजिए 10,000। अभी थोड़ी देर मन करता सर एक और बढ़ा दीजिए, सर मेरे कहने से, सर मेरे कहने से एक और बढ़ा दीजिए, है ना। कितनी बार ये बताया जा चुका है, जूल में भी बता चुका हूं मैं इसको, जूल, किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल, समझ गए। न्यूटन इज द स्मॉलर यूनिट, किलो न्यूटन द बिगर यूनिट, मेगा न्यूटन और बिगर यूनिट, गीगा न्यूटन और बड़ी यूनिट, टेरा न्यूटन और बड़ी यूनिट, और सब में 3-3 का डिफरेंस होता है। क्लियर। तो आप बताओ 1 मेगा न्यूटन बराबर 10 की पावर 6 न्यूटन, 1 गीगा न्यूटन बराबर 10 की पावर 9 न्यूटन, ठीक है ना। क्लियर। अब इसको भूलिएगा नहीं, बार बार कह रहा हूं। फिर आ जाओ यहां, 1 mm मतलब कितना मीटर, 1 mm मतलब कितना मीटर, छोड़ो पहले आसान बताते हैं। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना mm, 10 mm। 1 मीटर मतलब कितना mm, 1000 mm सर, 1000 mm, 1000 mm। चलो जी ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं 1 mm मतलब कितना, सर 1/1000 मीटर, मतलब 1 mm इज इक्वल टू कितना, 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर। 1 mm अगर 10 की पावर -3 मीटर के इक्वल है तो 1 mm का स्क्वायर, 1 mm का स्क्वायर सर 10 की पावर -3 मीटर का स्क्वायर, मतलब कितना, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। 1 mm स्क्वायर बराबर 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है नहीं। क्यों मैंने ऐसा करवाया, मैंने यहां लेंथ किस में दी है, दिमाग लगाओ, लेंथ किस में दी है। पहली बात तो ये 500 क्यों दिया, चलो बताओ। जब तक दोनों तरफ इक्वल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक स्ट्रेस डेवलप। हम सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सब में यही था, ऊपर लटका दे किसी चीज को तो ऊपर की ओर फोर्स और नीचे की ओर फोर्स बराबर लगता तभी खिंचाव पैदा हो रहा है। समझ में आ रही बात, कोई डाउट तो नहीं, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, इसलिए इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेस, खिंचाव पैदा करेंगे, और खिंचाव के कारण क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। वो जो स्ट्रेस आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर सवाल मैंने कर लिया तो आप मुझसे तुरंत जवाब मांगेंगे, सर क्या बताइए, पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बता दीजिए। चलो वो भी मैंने आपको बता दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 100 mm स्क्वायर। कितना है, 100 mm स्क्वायर। पतला सा वायर है ये, पतले से वायर पर हमने 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया दोनों तरफ। समझ में आ रही बात, बहुत अच्छे। जितना पतला वायर होगा एलोंगेशन उतना ही पक्का, सोच लो। सेम लोड डालने पर, दो अलग अलग वायर में सेम लोड डालने पर मोटे वायर में आने वाला एलोंगेशन और पतले वायर में आने वाला एलोंगेशन कौन सा ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात ना। ये जो माइंड में आपके विजुअलाइजेशन बैठ गया ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लगातार, उसकी वजह से आप दिमाग आपका लग रहा है, देखो काम बार बार दिमाग काम कर रहा है कि ये तो आसान है सर, समझ में आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जितना पतला वायर होगा उतना ही ज्यादा एलोंगेशन आएगा। क्लियर है। लेकिन बार बार कह रहा हूं कि सेम मटेरियल हो, सेम लोड हो, सेम लंबाई हो, बस क्या फर्क कर दे, मोटा और पतला वायर। जब इन दो चीजों को कंपेयर करोगे तो सर पतले वाले वायर में एलोंगेशन ज्यादा आएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रही, ठीक है। चलो जी, मैंने आपको सब कुछ दे दिया। आपसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में, डेल्टा एल, क्या फॉर्मूला लगा देंगे सर, डेल्टा एल बराबर FL/AY। क्लियर। क्या आपको F पता है, L पता है, A पता है, Y पता है, ऐसा सब पता है। फॉर्मूले में रखेंगे, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत अच्छे। फिर भी मैंने ये सब क्यों समझाया, बार बार पूछ रहा हूं। फोर्स बताओ यहां किसमें दिया है, लोड दिया है सर न्यूटन में, लेंथ दी है सर मीटर में, और सर जो Y दिया वो दिया मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो सर ये दो अलग यूनिट हो गई। अगर हम एक जगह फोर्स को न्यूटन में यूज करें तो फिर पूरी जगह हर जगह किस में यूज करना होगा, न्यूटन में। अगर एक जगह लेंथ को मीटर में यूज करें तो सब जगह किस में करना होगा, मीटर में। तो सर इसलिए वो बदलवाने के लिए आपने ये सब समझाया यहां पर। अब ये आज बता दिया, ये बार बार आएगा, ऐसे ही आएगा बार बार। क्यों आएगा, क्योंकि जो होता है रियल में वही देगा उसका ना। समझ में आ रही बात ना, गीगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, या मेगा न्यूटन, गीगा न्यूटन, किलो न्यूटन, ऐसे आएंगे इसमें, ठीक है ना वैल्यूज। क्योंकि बहुत ज्यादा लोड डालने पर बहुत थोड़ा सा इलोंगेशन आता है। ऐसा नहीं है कि चीजें एकदम से इलोंगेट हो जाती हैं। हाँ वेरी गुड, ये भी बात सही है। हम यही मान रहे हैं कि जितना
इतना कम इलोंगेशन आएगा ना कि इंक्रीमेंट लेंथ में नहीं हो पाएगा, मतलब सॉरी एरिया में नहीं हो पाएगा डिक्रीमेंट, ठीक है ना। वैसे सच्चाई तो ये है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्लियर है, बहुत अच्छे। लेकिन एक बात और भी है, ये अक्सर बच्चों सीधे वायर्स पर नहीं किए जाते एक्सपेरिमेंट ना, हमने सीधे वायर पर चीजों को लटकाते हैं, क्योंकि सीधे अगर किसी बिल्कुल सीधे स्प्रिंग की बात अलग है, हेलिकल स्प्रिंग की का मामला अलग है, और वहीं में अगर वो हेलिकल स्प्रिंग ना लेकर वही 3 किलो 4 किलो वजन सीधे तार पे लटकाता तो उसमें इलोंगेशन उतना भी नहीं आता। बोलो क्यों? क्यों सर? वो तो उसके अंदर, हाँ उसके अंदर खिंचाव का कोई चांस ही नहीं छोड़ा सर आपने। अगर वो खींचेगा तो उसके तो मॉलिक्यूल ही खींचेंगे, और अगर खींच गया ना एक बार तो सर परमानेंट चेंज आ जाएगा। वो तभी खींचेगा जब उसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड डालेंगे आप उस पर। कुछ बात समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब, और अगर हाँ वो वायर लंबा हुआ तो पतला, वो अपने आप पतला होता चला जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन वो वापस शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा भाई। स्टील के वायर पे आप इतना लोड डाल दो कि वो खिंच जाए एक बार। स्प्रिंग में, स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो वापस चला जाएगा, अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। समझ में आ रही बात ना? अगर तुम्हें दो चीजें, बार बार कह रहा हूं मैं, दो चीजें अलग अलग दिखा करके तुमसे पूछे बताओ ये तार और स्प्रिंग में कौन ज्यादा जल्दी रिगेन करेगा अपनी शेप, तो सबको पता है कि सर स्प्रिंग जल्दी रिगेन करेगा, ठीक है ना। अभी बताओ फॉर्मूला लगा करके आंसर आ जाएगा। एफ बताओ कितना है? 500। एल बताओ बच्चों कितना है? 5। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 100 mm स्क्वायर। अब तुम्हारी मजबूरी बन गई है mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना। कौन बदल के बता सकता है मुझे 100 mm स्क्वायर को? पक्का? देखो भाई ये बच्चा कह रहा है 10 की पावर सर 100 इंटू 10 की पावर -4 कर दीजिए। सही कह रहा है गलत कह रहा है? अच्छा ठीक ठीक। 100 mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। 100 mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। चलो यहां जाओ, अभी तो 2 मिनट पहले कहा था उधर, बताओ 1 mm में कितना मीटर? ये तो रहा यार, काहे टेंशन ले रहे हो? ये रहा यार, क्लियर ना? खत्म। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी करा चुका हूँ। 1 mm स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सर 100 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? बहुत अच्छे। अब इंटू में वाई कितना है भाई? वाई कितना दिया क्वेश्चन में? सर ये दिया है 500। अब मेगा न्यूटन को सर बदलूंगा न्यूटन में, तो कितना आएगा? 1 मेगा न्यूटन में 10 की पावर 6 न्यूटन। सर mm स्क्वायर को बदलूंगा फिर से मीटर स्क्वायर में, तो 1 mm स्क्वायर में कितना? 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? 10 की पावर -6 से सर ये 10 नहीं सॉरी ये वाला 10 की पावर -6 कट गया, क्या बचेगा सर? ये आंसर बचेगा। ऊपर हो गया कितना आपका? इस 500 से ये 500 भी कैंसिल। सर ये बचा 1/100 इंटू 10 की पावर 6, मतलब 5/100 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर है? आप चाहो तो इसको लिख दो सर 5 इंटू 10 की पावर, बोलिए ना, 5 इंटू 10 की पावर -8। क्या मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, सिर्फ मीटर नहीं समझे? अरे आंसर किस में आएगा, मीटर में कि mm में? मीटर में आया। ये चेंज इन लेंथ मीटर में आया। mm में बताओ कितना होगा? mm में बताओ कितना होगा? सर mm में होगा 5 इंटू 10 की पावर -5 mm में। अरे ये मीटर है ना, इसको mm में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे mm में पूछ रहा हूं मेरे प्यारे। तो 1 मीटर में 1000 mm, सुनो अच्छा, 1 मीटर में 1000 mm, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर -5। क्या दिक्कत आ रही है यार? गधे आपस में सब बातें कर रहे हैं ना, जिससे मुझे, और मैं सुन भी रहा हूं। नहीं कोई बात नहीं, सुनो। अरे रुको मैं बता रहा हूँ, इधर सुनो। उसको क्यों बता रहे हो? मुझसे कहो ना ये बात जो उसको कह रहे हो। नहीं पूछो मत, मुझसे पूछो। मुझे सुन रहा है ना, कह रहे नहीं यार 10 की पावर -6 करेंगे ना। क्यों करेंगे 10 की पावर -6? बच्चे अभी मीटर है मेरे प्यारे, दिमाग से काम लो ना। ये बड़ी यूनिट है और इसको किसमें कन्वर्ट करना है? छोटी में। मुझे अरे पकड़ लेते हैं एक को, है ना, जहां किसी को पकड़ ली मैंने कह दिया कुछ तो बस पकड़ लेंगे। इधर ध्यान लगाओ, सीखने से ज्यादा ना तुम्हारा इसी दिमाग लगा रहता है। अभी कितनी छोटी बातों में फंस जा रहे हो यार, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है मेरा। अगर सही मायनों में मैं एज ए फिजिक्स टीचर आपको पढ़ाऊं ना, मेरा काम खत्म हो गया था बस।
क्या बताया क्या आपको? F पता है, यस सर। L पता है, यस सर। A पता है, यस सर। Y पता है, यस सर। फॉर्मूले में रखना, आंसर आ जाएगा, खत्म। मेरा काम खत्म हो गया था। लेकिन मुझे पता तुम आंसर नहीं ला पाओगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि तुम्हें ये mm को मीटर में बदलना, मीटर को mm में बदलना, ये तक नहीं दिक्कत करेगा। तो अभी मुझे बताओ, बार बार पूछ रहा हूं, mm में बताओ कितना चेंज आया? mm में 5 × 10 की पावर -5, मतलब सर 0.00005 mm, वो भी mm। इतना कम चेंज आया। समझ में आ रहा है कुछ? इतना कम चेंज आया। क्यों आया? क्योंकि सर इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। जिस मटेरियल का ये बना हुआ उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही बात ना? मेगा न्यूटन। लेकिन